back to my YouTube channel Sumitra English Tutorials. 3 months passed since I uploaded any videos और इसका रीजन ये है एक्चुअली आई वॉज कोविड पॉजिटिव एंड मुझे रिकवर होने में कम से कम 2.5 months लग गए, लेकिन आप लोगों की दुआओं से आई एम अगेन बैक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फ्लैमिंगो 12th क्लास द लास्ट लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर, राइटर के बारे में जानते हैं. Alphonse Daudet, he was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War that was broke out in 1870-1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. अब ये कह रहे कि ये जो लास्ट लेसन है, इसकी जो स्टोरी है वो फ्रेंको प्रशियन वॉर, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर हुई थी in 1870 that जो है एक तरह से कंटिन्यूड या लास्टेड फॉर 2 long hours, 2 साल तक वो चली. तो उसमें जो है बिस्मार्क जो थे, ही वाज अ लीडर फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रशिया या जर्मनी जिसको हम कहें. तो प्रशिया जो है वो क्या है उसका हम देखते हैं. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. आज हम जिनको जर्मनी, पोलैंड या कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया जिनको कहते हैं, अर्लियर इट वाज वन कंट्री एंड इट वाज नोन एज प्रुशिया. So in this story the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Actually what happened कि इस ये जो लड़ाई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इसमें फ्रांस जो है इट वाज ओवरपावर्ड बाय द जर्मनी. जर्मनी जो है वो उसके ऊपर जीत हासिल कर लेती है और फ्रांस के जो दो एक तरह से सिटी थी, 2 डिस्ट्रिक्ट जो थे इसके जिले, वन वाज अल्सेस एंड अनदर वाज लॉरेन. तो ये जो है वो प्रशियन के हाथों में आ गए थे, मींस इट डिफीटेड. Now read the story to find out what effect this had on life at school. So first of all I want to tell you about the theme that is behind this chapter. The last lesson, the chapter itself suggests कि इसका meaning क्या है. आखिरी chapter means here a person is delivering his last lesson in a class. So why it was called last lesson, it will be known when we go through the story. ठीक है. तो इसमें जो है मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ कि there is a boy, little boy whose name was Franz. Franz जो है वो एक स्कूल बॉय है and another character it is M. Hamel जो कि उनका टीचर है. और उसके अलावा some villagers were sitting in the classroom. Actually इस चैप्टर में जो है इसका थीम एक है लैंग्वेज शॉविनिज्म. Language chauvinism is a term where one particular community considers his or her language superior than others. ये तो सही है कि हम अपनी भाषा को प्यार करें, उसको सबसे सर्वोपरि रखें, बट इक्वली इट इज बैड कि हम दूसरे की लैंग्वेज को इंफीरियर या हीन समझें. तो वहां पे ये जो टर्म है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, दिस टर्म इज यूज. तो इसमें एक ये देखने को मिलती है क्योंकि जैसे ही जर्मन लोग जो हैं फ्रांस के ऊपर मतलब वो और पार करते हैं, तो दे इम्पोज देयर जर्मन लैंग्वेज ओवर द फ्रेंच पीपल. और जैसे कि इन द सेम वे एज इन द बैक हिस्ट्री वी गो, इंडियंस के ऊपर अंग्रेजों ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को थोपा था एंड हमारी मदर टंग को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से मना कर दिया था. तो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज शॉविनिज्म. ओके. और अनदर जो थीम है दैट रन्स इनटू द whole chapter, it is the impact of war over the life of the people and especially in this chapter means over the students like friends. So now we'll start with the chapter. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. Actually this story is narrated by a little boy whose name was Franz. और यहाँ पे फ्रांस जो है he is about to go to school but he is already late हो चुका है अपने स्कूल से. तो कह रहे कि I started for school very late. उस particular morning जब मैं स्कूल जा रहा था मैं ऑलरेडी I got late and in great dread of होता है I was in terrible fear. मुझे बहुत डर था स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का, क्योंकि मेरे टीचर एम हेमल ने हमें पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने को कहा था और I hadn't done my work and I did not know the first word about them. Them refers to participle और मुझे participle के बारे में एक भी शब्द नहीं आता था. For a moment I thought running away and spending the day out of doors.
फर्स्ट ऑफ ऑल माई आइडिया केम दैट आई शुड नॉट गो टू स्कूल, इंस्टेड आई शुड गो आउटसाइड, और मुझे अपना दिन जो है बाहर ही व्यतीत करना चाहिए. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, क्योंकि द डे वॉज वेरी प्लेजेंट, इट वॉज सो कूल, इतना अच्छा और सुहावना दिन था. सो द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स here refers to forest, क्योंकि जंगल में जो बर्ड्स थे दे वर चर्पिंग, उनका इतना मीन्स एक तरह से मेलोडियस उनकी साउंड आ रही थी, उनकी चहचहाने की आवाज आ रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग यहाँ पे मार्च पास्ट कर रहे थे. तो कह रहे कि और उसके पीछे जो फॉरेस्ट था उसकी बाउंड्री पे जो सॉ मिल था, सॉ मिल एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अ प्लेस, अ फैक्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री वेयर वुड्स आर बीइंग कट, जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता, आरा मशीन जिसको कहा जाता है. कि इतनी सारी एक्टिविटीज वर गोइंग आउट, सो मेनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज वर गोइंग आउट ओवर देयर, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू रिमेन आउटसाइड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल. तो उसने बोला कि बाहर पक्षियां चहचहा रही थी और पीछे ओपन फील्ड में आरा मशीन जो थी वहां पे प्रेशियन सोल्जर्स जो थे वो मार्च पास्ट कर रहे थे, क्योंकि वो अभी हमारे गांव या हमारा जो शहर था उसकी बाउंड्री पे थे. एट नून 12 o'clock उन्हें अंदर आना था और हमारे डिस्ट्रिक्ट को ओवर पार करना था. नेक्स्ट, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो कह रहे कि ये सब टेम्पटिंग, इट वॉज सो अट्रैक्टिव टू रिमेन आउटसाइड, बाहर रहना इतना अट्रैक्टिव मीन्स मुझे ये सारी एक्टिविटी अपनी तरफ खींच रही थी और पार्टिसिपेंट के रूल से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन आई कुड स्टॉप माई सेल्फ, माई माइंड वॉज अंडर माई कंट्रोल, सो आई हरिड ऑफ टू स्कूल. मैं जल्दी से स्कूल की तरफ गया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो town hall इस place को बच्चों आपको याद रखना है कि while Frank was going through the village towards the school, at the same time जब वो town hall वाली जगह पे पहुंचता है, तो जैसे गांव में होता है चौपाल होती है जहाँ पे पंचायत भवन होता है, nowadays closed hall are there, तो पहले ओपन भी होते थे. तो टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जिसे नोटिस बोर्ड लगता है. तो कहते हैं कि वहां पे फ्रांस ने देखा कि कितने सारे क्राउड वहां पे थे, उसके गांव के लोग थे. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. कह रहे कि पिछले कुछ 2 सालों के लगभग सारी बुरी खबरें उसी नोटिस बोर्ड से हमें पता चल रही थी. एंड विच वर द बैड न्यूज, द लॉस्ट बैटल्स, यानी हमने कितने युद्ध जो है, कितने एरिया हमारे हमने गवा दिए युद्ध में, कितने युद्ध हार गए. द ड्राफ्ट मीन द ऑर्डर्स इशूड बाय द मीन्स गवर्नमेंट ने जो भी प्लानिंग दी थी युद्ध लड़ने के लिए, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर ने आज अपने सोल्जर्स को कौन सी मीन्स एक तरह से उन्हें ऑर्डर दिया और हमारे साथ क्या हुआ. तो मीनिंग क्या था, फॉर द लास्ट 2 years वी हैव बीन लूजिंग बैटल एट एवरी नूक एंड कॉर्नर इन आवर कंट्री बिकॉज जर्मन वर ओवरपावरिंग अस. तो इसलिए कह रहे हैं, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. तो कह रहे हैं कि जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग जो हैं वो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड यानी भीड़ में खड़े थे, तो मैंने अपने आप से सोचा बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या मैटर हो सकता था. Then, as I hurried by as fast as I could go, but without एक तरह से paying my attention to that one, I started running. जितना तेज मैं दौड़ सकता था, तो मैं तेजी से गया. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. The blacksmith जो था, blacksmith है एक लोहार है और his name was watcher. तो कह रहा है who was there, जो कि वो भी बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा था along with his apprentice और अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ. तो बुलेटिन को रीड कर रहा था और उसने मुझे पीछे से आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. मीन्स बब इज अ लोकल लैंग्वेज में उसने बोला कि लड़के इतनी तेजी से दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल में पहुंचने के लिए काफी प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम. तो इससे क्या लगा, आई थॉट ही वाज making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. Out of breath means painting, half the way. तो कह रहे कि जब मैंने उसकी आवाज को सुना, लोहार की आवाज को, तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है, क्योंकि बच्चों फ्रांस जो था, he was a very careless boy who was not a studious kind of boy, जो ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, तो उसे लगा उसका मजाक बना रहा है. तो उसकी उस चीज को इस तरह से लेते हुए वो एम हेमल जो उसके टीचर थे, स्कूल में ही रहते थे, जो स्कूल में ही उनको अकोमोडेशन मिला हुआ था, वो पेंटिंग हाँफते हुए आउट ऑफ ब्रेथ, सांसों में मतलब एक तरह से सांसें चढ़ाए हुए वहां पे उनके छोटे से गार्डन के पास पहुंच जाता है. नाउ इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ में हम 2 चीजों में कंट्रास्ट किया हुआ है कि पहले, आज के दिन से पहले स्कूल में क्या होता था और आज क्या था.
देयर वाज समथिंग चेंज, तो कंट्रास्ट कंपैरिजन है. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands or our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. So, usually अक्सर क्या होता था कि जब स्कूल शुरू होता था तो great bustle, there would be great noise that was coming out of the classrooms. Even it could be heard from the street outside, जिसको बाहर से गली में से भी सुना जा सकता था. जैसे स्कूल लगता है तो सुबह शोर होता है, बच्चों की स्कूल की आवाज सड़क पे भी आती है. तो कहते हैं कि कौन कौन सी आवाजें आती थी. बच्चे अपने डेस्क में अपनी बुक्स वगैरह खोलते और उन्हें बंद करते थे. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन होता है, टुगेदर ऑल टुगेदर. इट वाज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स कि टीचर बोलता था, बच्चे पूरी क्लास उनके पीछे बोलती थी. तो चैप्टर्स जो बच्चे दोहराते थे टीचर के पीछे एक साथ ऊंची आवाज में, वो आवाजें जो थी वो सुनाई देती थी. एंड व्हाट वी हैड टू डू, हमें क्या करना पड़ता था, मेरे हमें अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर ऐसे रखना पड़ता था टीचर की आवाज को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इतने शोरगुल में द टीचर वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द चिल्ड्रन, और बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं होते थे. तो टीचर की आवाज को सुनने के लिए वी हैड टू पुट आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, ताकि हम उनकी बात को अच्छे से समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर ही रेफर्स टू आयरन रूलर, जो लोहे का एक जो स्केल होता है. तो रैपिंग होता है टैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर को बार बार क्लास को चुप कराने के लिए अपने रूलर को टिक टॉक मतलब उसको एक तरह से नोट करना पड़ता था. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. बट टुडे व्हेन ही एंटर्ड द स्कूल बाउंड्री, तो इट वॉज सो स्टिल, इतना कामनेस, इतनी शांति थी, लग ही नहीं रहा था क्या स्कूल है. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब ये बता रहे कि I had counted on होता है rely on, भरोसा करता था. तो पहले जब भी मैं स्कूल में एंट्री लेता था तो किस तरीके से लेता था. कहते हैं कि कॉमोशन, हलचल, कमरे के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा हलचल होती थी मैं बिना देखे और वहीं पे सीधा चला जाता था. ये भी नहीं देखता था कि मेरा सीट कहाँ है, विदाउट बीइंग सीन बाय द टीचर. और इवन टीचर से बचते बचाते मीन्स थोड़ा सा अपने आप को छिपाते हुए, बिकॉज ही यूजुअली गॉट लेट इन रीचिंग टू द क्लास, तो वो हमेशा एक शरारती बच्चे की तरह से क्लास में एंट्री लेता था. तो मैं वो शोर शराबे, क्योंकि वो जो बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते थे उन बच्चों की उसका एक तरह से सर्कल था. तो कहते हैं कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू रीच to my desk without being seen by the teacher. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन बिल्कुल इस तरह से शांति थी जैसे संडे को होती है, मानो स्कूल लगा ही ना हो. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. लेकिन उस दिन मैंने देखा, विंडो से पहले मैंने झांक कर देखा तो मेरे क्लासमेट दे हैड ऑलरेडी ऑक्युपाइड द सीट्स, और मेरे जो टीचर थे वो उस भयानक से डंडे के साथ क्लास में इधर उधर घूम रहे थे. I had to open the door and go in before everybody. So just like a disciplined boy, I had to follow the rules. और आज मैं विंडो से जंप मारने की बजाय मुझे दरवाजे के सामने से जाना पड़ा, हर एक के सामने. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मीन्स आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हो ब्लश में मैं कितना शर्मिंदा फील कर रहा था और कितना डरा हुआ था कि सभी आए हुए थे, मैं लेट था, मुझे डर था कि टीचर मुझे डांटेंगे. बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ. एज एक्सपेक्टेड एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. टीचर ने आज मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि जल्दी आओ, अपनी सीट पे बैठो फ्रेंड, आज हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू कर रहे थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then when I had got a little over my fright. Got a little over my fright when I control over my fear. थोड़ी देर के बाद जब मैं बैठा और अपने डर के ऊपर मैंने काबू पाया, did I see that a teacher had on his beautiful green coat. तो मैंने नोटिस किया कि आज मेरे टीचर ने कुछ स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं जो कि एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट था. His frilled shirt, even उनकी जो शर्ट थी वो भी झालर लगी हुई थी, and the little black silk cap all embroidered, वो सब कढ़ाई की हुई बहुत ही ब्यूटीफुल उनकी ड्रेस थी, that he never wore except on inspection and prize days. तो कहते हैं कि उस ड्रेस को पर्टिकुलरली वो स्पेशल डेज के लिए रखते थे जब स्कूल में कोई प्राइज फंक्शन या एनुअल डे होता था, इंस्पेक्शन डे होता था. Besides means इसके अलावा the whole school seemed to so strange and solemn. Solemn is very serious.
और इसके अलावा जो तीसरा चेंज मैंने नोटिस किया, स्कूल काफी मुझे अजीब लग रहा था और गंभीर लग रहा था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor and the former postmaster and several other besides. अब कहने के जो थर्ड चेंज मैंने आज अपने स्कूल में देखा वो सबसे ज्यादा मुझे चौंकाने वाला था जब मैंने देखा कि बैंक जो पीछे के जो बेंचेस जो खाली रहते थे क्योंकि स्टूडेंट्स रिमेन इरेगुलर, सो दैट्स व्हाई द लास्ट बेंचेस यूज्ड टू बी वैकेंट वन, वो खाली रहते थे. बट आज उन्हीं बेंच के ऊपर जो थे हमारे गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे बड़ा शांति से, जैसे हम लोग बैठते हैं. उनमें से सबसे पहला एक ओल्ड हाउसर इज द नेम ऑफ अ विलेजर जो एजेड पर्सन था. तो कहते हैं कि बूढ़ा, हमारे गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग हाउसर नाम का व्यक्ति बैठा था. उसने 3 कोने वाली डिजाइन वाली एक हैट अपने सिर पे पहनी हुई थी. दूसरा एक फॉर्मर होता है एक्स मेयर, अपने यहाँ सरपंच बोलते हैं या उसको आप कुछ और भी कह सकते हैं, शहर का गांव का मुखिया. बट दे इन फ्रांस वो मेयर कहा जाता है कि फॉर्मर मेयर हमारे गांव का कह सकते हो, एक मुखिया बैठा था. उससे पहले उसके बाद जो है फॉर्मर पोस्ट मास्टर, हमारे पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था. एंड सेवरल अदर वीआईपी पर्सन्स वर सिटिंग ऑफ आवर विलेज देयर. एवरीबडी लुक्ड सैड. और जब मैंने उनके एक्सप्रेशंस को वॉच किया तो मैंने देखा वो सब उदास थे. द हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. प्राइमर होता है बेटा एलिमेंट्री बुक, जिसको कायदा बोलते हैं, कबूतर लाइक दिस वन, एलिमेंट्री बुक. तो वो जो थे ओल्ड हाउसर तो बल्कि अपने साथ एक पुराना कायदा भी लेकर आए थे, एलिमेंट्री बुक लाए थे. थम्ब्ड एट द एजेस. Thumbed at the edges means by using his thumb he was turning the pages of that elementary book. उस elementary book के वो pages अपने thumb से, जैसे हम उंगलियों से उसको इस तरह से करके change करते हैं, तो वो उसको कर रहा था. तो वो क्या एक gesture दे रहे थे that he also wanted to study but he was regretting over not getting education. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. इट रेफर्स टू एलिमेंट्री जो उसका वो प्राइमर था. तो उस प्राइमर को उन्होंने अपने नीज के ऊपर रखा हुआ था, घुटनों के ऊपर, और अपने ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे के थ्रू उसके पेजेस में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था. तो बेटा यहाँ पे जो है एक तरह से उनके पूरा क्लासरूम का जो सिनेरियो है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उस दिन मैंने काफी चेंजेस देखे. क्लास में शोर नहीं था, स्कूल बिल्कुल शांत था, एम हेमल ने स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, विलेजर्स बैठे हुए थे और ये सब कुछ था. Now come to the next one. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted on his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं सब कुछ सोच रहा था, एट द सेम टाइम माय टीचर एम हेमल माउंटेड ऑन, मीन वो अपने उसके स्टेज के ऊपर, चेयर के ऊपर चढ़े और उन्होंने एक बहुत ही ग्रेव यानी सीरियस टोन में और बहुत ही जेंटल टोन में बोला, जो वो मुझसे यूज कर चुके थे. तो उन्होंने बोला कि बच्चों, मेरे बच्चों, आज मैं आपको आखिरी चैप्टर जो है फ्रेंच लैंग्वेज का जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ही वॉज ए फ्रेंच टीचर हु यूज्ड टू टीच देम लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच. और आगे बोला क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि फ्रॉम टुमारो जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. तो कल से तुम्हें फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. तुम्हारा जर्मन पढ़ाने का नया मास्टर कल आएगा. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. So be careful and listen to what I am teaching you today. This is my last lesson. What a thunderclap these words were to me. अब यहाँ पे सुनते ही उसको एकदम से धक्का लगता है. The whole class was stunned one. Even the French जो था, French भी एकदम से बहुत चौंक जाता है और एक thunderclap मानो बहुत बड़ा धक्का लगा हो. Oh, the wretches! That was what they had put up on in the town hall. अब wretches यहाँ पे किसको रेफर किया? जर्मन लोगों को. तो अब वो सोचते हैं कि ओके, बुलेटिन बोर्ड पे जो इतनी भीड़ थी वो यही मतलब ऑर्डर आया था बर्लिन से कि कल से जर्मन लैंग्वेज हमें सिखाई जाएगी हमारे सभी स्कूल्स में. My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. अब ये रिग्रेट करता है फ्रेंच. ये सोचता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन और मैंने तो अभी हार्डली नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कैसे लिखी जाती है. अपनी मदर टंग को लिखना नहीं आया मुझे अब तक. I should never learn anymore. और अब मैं अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को नहीं सीख पाऊंगा. I must stop there then. Oh, how sorry. I was
फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। कह रहे कि मुझे आज कितना दुख था कि मैंने अब तक अपने इन लेसन्स को ध्यान से नहीं पढ़ा। इंस्टेड फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ फाइंडिंग आउट इन सर्च ऑफ बर्ड्स एग, मैं जंगल में जाके पक्षियों के अंडे ढूंढता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार इज अ काइंड ऑफ बोट बेटा, ये एक तरह की नाव होती है, और मैं एक जिसमें ऑलमोस्ट एक ही बंदा जाता है, तो मैं नाव में पानी में नाव में जाके एंजॉय करता था, और मैंने अपने चैप्टर्स पे ध्यान नहीं दिया। माई बुक्स दैट हैज सीम्ड सच ए नुइसेंस अ व्हाइल एगो, नुइसेंस प्रॉब्लमेटिक, मेरी वही बुक्स जो मुझे थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, और स्कूल में जिन्हें लेकर आना मुझे इतना भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधु संतों के बारे में जो इतिहास की बुक्स थी, ग्रामर की थी, were old friends now that I couldn't give up, I could not separate myself from them। ये सारी चीजें अब मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स की तरह से लग रहे थे, इनसे मैं अलग होना नहीं चाहता था। यानी now he shows eagerness to learn his mother tongue, but now the time has gone। तो इसीलिए बच्चे बोला है कि when we get the opportunity we must make best utilization of the opportunity। And M. Hamel too, the idea that he was going away and that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। क्रैंकी संकी मानते थे, मुझसे मैड मानते थे, जैसे बच्चे मोस्टली टीचर्स को बोलते हैं ना कि मारते हैं, बहुत बेकार हैं, बुरे हैं, तो वही एम हेमल जिनको हम बहुत ही क्रैंकी एक्सेंट्रिक संकी मानते थे, आज वही टीचर ये सोच कर कि वो कल से नहीं आएंगे और मैं उनको कभी आगे से देख नहीं पाऊंगा, मैं उनकी पीछे की सारी बातों को भूल गया। नाउ आई थॉट दैट ही वाज द बेस्ट टीचर। Poor man। अब poor man किसके लिए? It refers to his teacher M. Hamel, बेचारे। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, कि इसीलिए because today is a special day and today he would be delivering his last lesson, that's why he had worn his special ये कपड़े उन्होंने पहने थे। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room, and now I understood the reason कि गांव वाले वहां पे क्यों बैठे थे कमरे में। It was because they were sorry too, ये इसलिए था क्योंकि गांव वाले भी काफी दुखी थे, that they had not gone to school more, कि वो कभी स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more। अब कह रहे कि गांव वाले क्यों आए थे, ये उनका एक तरीका था थैंक करने का हमारे मास्टर को, एम हेमल को, जिस मास्टर ने 40 इयर्स तक, बच्चों ये आपको याद रखना है कि फॉर हाउ मेनी एक तरह से इयर्स ही हैज बीन टीचिंग इन दैट स्कूल, सो एम हेमल हैड बीन टीचिंग देम फॉर लास्ट 40 इयर्स, फेथफुल सर्विस विद वेरी ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क कर एक तरह से थे, तो उन्होंने काफी हार्ड वर्क से उनको पढ़ाया था। इसीलिए गांव वाले अपना रिस्पेक्ट जो है टीचर के लिए और अपनी कंट्री के लिए, वो कंट्री जो अब उनकी नहीं थी, कंट्री में उनकी जो डिस्ट्रिक्ट थी अल्सेस और लॉरेस अब उनकी नहीं थी, उसको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. When he was lost in his own ideas, at the same time, M. Hamel means named him, उनका नाम पुकारा। It was my turn to recite, ये मेरी बारी थी, अब मुझे पार्टिसिपल के रूल सुनाने थे, as I was given the homework the last day। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। Now the question comes, ये जो क्वेश्चन है ये दिखाता है the helplessness of फ्रांस। अब फ्रांस कह रहा है कि काश आज मैं अपना क्या कुछ नहीं दे देता, अगर मेरे पास होता ये ड्रेडफुल, ये भयानक जो पार्टिसिपल के रूल को मैं अच्छे से और जोर से और क्लियर से सुनाना चाहता था, लेकिन आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वो पूरी तरह से रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट करता है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई वॉन्टेड टू रिसाइट द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल लाउडली, क्लियरली, विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक, बट व्हाट कुड बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता था, मुझे याद ही नहीं था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, Even I couldn't recite the first word, मुझे पहला शब्द भी याद नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गया, वहां खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पे खड़ा हुआ, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था शर्म की वजह से, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग साहस नहीं हो रहा था अपने टीचर की तरफ देखने के लिए। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, एट दैट टाइम मेरे टीचर ने मुझे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। कहते कि मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं क्योंकि तुम पहले बहुत बुरे फील कर रहे हो।
सी हाउ इट इज। फिर वो समझाते हैं पूरी क्लास को, देखो मैं बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। कहते थे देखो हर बार हम क्या करते हैं कि देखो मेरे पास इतना सारा टाइम है तो मैं इस चीज को कल सीख लूंगा, तो इसीलिए आज हम कंडीशन पे आ गए। ही इज actually pointing towards that we always postpone or work on another day। हम दूसरे डे पे, नेक्स्ट डे पे अपना काम पोस्टपोन करते हैं कि मैं कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा। और इसी वजह से क्या है कि हमारी आज ये सिचुएशन हो गई है दैट वी आर डिफीटेड बाय जर्मन एंड नाउ दे हैव ओवरपावर्ड अस। तो ये हमारी ही कमी है, तो ये बात बताना चाहते हैं। Oh, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. She refers to the country. जैसे हम इंडिया को, भारत माता को she कह के बुलाते हैं, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि यही प्रॉब्लम हमारे अल्सेस के लिए है, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए है। She puts off, she यानी इसके रहने वाले जो inhabitants हैं, puts off यानी पोस्टपोन करते हैं, चीजों को टालते रहते हैं, सीखने वाली चीजों को कि हम कल सीखेंगे। Now those fellows out there will have the right to say to you. Now those fellows, he points towards the Prussian soldiers who are drilling at the boundary of that village. कहते हैं कि जो मार्च पास कर रहे हो Prussians को पूरा अधिकार है हमें ताना मारने का। और क्या ताना मारेंगे वो? How is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? वो हमें कह सकते हैं कि तुम लोग कैसे फ्रेंचमैन हो, कैसे फ्रांसीसी हो, तुम्हें ना तो अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है ना लिखनी आती है, but you are not the worst poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. ये जो लाइन है, underline this one. We have all a great deal of reproach ourselves with. reproach with होता है fault, दोष देना। फिर वो टीचर बोलते हैं कि लेकिन तुम अकेले नहीं हो पुअर, फ्रेंच, तुम अकेले ऐसे नहीं हो जो इस बुरी कंडीशन में हो, हम सब दोषी हैं इस सिचुएशन के। अब यहाँ पे नेक्स्ट उसमें वो दोषी बताते हैं कि टीचर भी दोषी हैं जो बच्चों को मन से नहीं पढ़ाते, पेरेंट्स भी दोषी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय अपने खेतों में काम करवाते हैं, और बच्चे भी दोषी हैं जो ध्यान से सुनते नहीं और अपना काम नहीं करते। तो क्योंकि कलेक्टिवली ये तीनों जो मिलते हैं, टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, तभी हम एक बच्चे को एक अच्छी और प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस दे सकते हैं। तो कह रहे हम तीनों ही कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम तीनों ही फॉल्टी हैं, ठीक है। तो बताता है योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you learn. Anxious were not so much careful and worried about you. They never asked you to go to school. तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी चिंता ही नहीं की कि तुम लोगों को सीखना चाहिए। They prefer to put you to work on a farm or at the mills. यानी मिल्स जहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो चाहते हैं कि वो स्कूल जाने की बजाय तुम उनके साथ फार्म में जाओ, खेतों में जाओ, मिल में जाओ, so as to have a little more money, ताकि थोड़ा सा और पैसा कमाया जा सके। And I have been to blame also. ऐसा नहीं कि मैं टीचर, मेरी भी दोष है। मेरा क्या दोष है? Have I not often sent you to water my plants instead of learning your lessons? तो कह रहे कि क्या मैंने भी ऐसा नहीं किया कि मैंने कभी तुम्हारी छुट्टी की और कहा कि मेरे गार्डन में जाके मेरे फूलों को पानी दे दो, तुम्हें सिखाने और पढ़ाने की बजाय। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और फिर कहते हैं कि और जब मैं बाहर घूमने जाना चाहता था, फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी? तो yes, I was also not careful. And then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. इस तरह से एक के बाद अनदर बातें करते हुए फ्रेंच जो एम हेमल हैं वो फ्रांस जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी उसकी भाषा के बारे में एक वर्ड बोलते हैं, बहुत ही प्यारी बात बोलते हैं जो हर एक अपनी मदर टंग को लव करने वाले को याद रखनी चाहिए। और वो बोलते हैं saying that it was the most beautiful language in the world। कहते हैं कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा साफ, द मोस्ट लॉजिकल यानी साइंटिफिक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट among us and never forget it। गार्ड होता है प्रोटेक्ट, और अब हम गुलाम बन गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हमें अपनी लैंग्वेज की सुरक्षा करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है अपने बीच में, और उसको अपने दिमाग से, दिलों से भुलाना नहीं है। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। अब इतना बढ़िया सा एक इमेज, एक एग्जाम्पल देते हैं। अ पीपल, जब पीपल के आगे अ लगता है तो उसका मीनिंग होता है अ नेशन, एक राष्ट्र। तो कहते कि बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब एक राष्ट्र को गुलाम बनाया जाता है किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, तो ये वैसा ही होता है एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट।
तो जब तक वो हारे हुए गुलाम देश के लोग अपनी मदर टंग से जुड़े रहते हैं बाय हार्ट और जो भी है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब मानो उनके हाथ में जेल की चाबी दे दी है। एक कैदी को जेल की सलाखों के पीछे मतलब उसको बंद कर दिया और जेलर कहता है कि लो चाबी भी तुम रखो, तो उस चाबी को सलाखों में से कभी भी बाहर निकाल के ताला खोल सकता है। तो यहाँ पे चाबी किसको बोला है? मदर टंग को, फ्रेंच लैंग्वेज को, कि ठीक है हम गुलाम बन गए हैं लेकिन ये जो भाषा है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, ये चाबी का काम करेगी और इस फ्रेंच रूपी भाषा अपनी मदर टंग को एज अ की यूज करके तुम इस दास्ता से बाहर आ सकते हो। तो उनको एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर बताते हैं कि लव टू योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा से प्यार करो, उसे कभी मत भूलो, क्योंकि इट यूनाइट्स द पीपल, ये लोगों को जो है एकता के सूत्र में पिरोती है। एंड व्हेन दे आर यूनाइटेड देन दे कैन कम आउट एनी टाइम फ्रॉम बिहाइंड द बार ऑफ द व्हाट शुड वी से प्रिजन। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर वो उसके बाद वन बाय वन आपको सीक्वेंस में देखना है। सबसे पहले वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और हमें चैप्टर पढ़ाते हैं। I was amazed to see how well I understood it. आज मैं बहुत हैरान था, सरप्राइज था कि आज मुझे उनकी सारी बातें, सारा चैप्टर समझ आ रहा था। All your sad seemed so easy, so easy. आज जो समझा रहे थे इतना इजी लग रहा था। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मुझे लग रहा था कि मेरे टीचर, आज मैंने इतना पेशेंस और धैर्य से और केयरफुली सुना और मुझे ये भी लगा आज मेरे टीचर ने भी जी जान से पढ़ाया। So it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था हमारे टीचर आज हमें जाने से पहले, मतलब अपने जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहते थे जो नॉलेज उनके पास थी। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक इन वन लेट गो, यानी एक ही उसमें एक साथ वो अपने सारा ज्ञान हमारे अंदर उड़ेलना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद उन्होंने हमें राइटिंग करवाई। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। अब देखो कितना ब्यूटीफुली बोला है कि आज वो जो नोटबुक्स लाए थे ना, उन सभी नोटबुक्स के ऊपर ये बहुत ही सुंदर राउंड राउंड लेटर्स में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। बेटा इसका बहुत डीप मीनिंग है, यानी अल्सेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रांस, इट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी पावर। कोई भी पावर अल्सेस को फ्रांस से अलग नहीं कर सकती, ये इसमें मैसेज था। दैट्स व्हाई दीस टू वर्ड्स वर रिटन ओवर द नोटबुक्स। They looked like little flags floating everywhere in the school room. ऐसा लग रहा था वो नोटबुक ना होके हमारे देश का फ्लैग था जो उस कमरे में फ्लोट कर रहा था। Hung from the road at the top of our desk, मानो उनको हमारे डेस्क पे जो रोड थी उसके ऊपर हंग किया गया, just like the flag. You ought to have seen how everyone set to work. आपको देखना चाहिए था कि कैसे उस दिन स्कूल में सभी बच्चे set to work अपने काम में बिजी थे। And how quiet it was without making any noise. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one. Littlest one, छोटे से छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। कह रहे कि केवल एक तरह की साउंड आ रही थी, वो क्या था? पेपर के ऊपर पेन से लिखने की स्क्रैचिंग की आवाज, ठीक है। और दूसरे कह रहे कि एक बार कुछ बीटल्स, कुछ इंसेक्ट्स जो थे वो अंदर कमरे में उड़ के आए जस्ट लाइक बटरफ्लाइज, लेकिन किसी ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया बिकॉज एवरीबडी वाज वेरी अटेंटिव टू व्हाट द वर्क दे हैव बीन गिवन बाय एम हैमल। इवन छोटे बच्चे भी जो थे वो उन्होंने भी नहीं देखा जो बटरफ्लाइज के पीछे भागते हैं। Who worked right on tracing their fish hooks. अब ट्रेसिंग होता है मतलब उनको मार्क, निशान मार्क करके दिए हुए थे टीचर ने, तो बच्चे हूबहू वैसे ही ड्राइंग कर रहे थे। As if that was French, मानो ड्राइंग भी आज फ्रेंच लैंग्वेज बन गई हो। On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Actually, बच्चों, this line is very important and it is a revolutionary statement that came into the mind of French. तो वो कहते हैं, फ्रांच बोलते हैं कि ऊपर मुझे अपने रूम के रूफ के ऊपर कुछ पीजेस जो कबूतर थे उनकी मुझे कू करने की आवाज आई और मैंने एकदम से सोचा कि क्या विल दे रेफर्स टू जर्मन, क्या जर्मन इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में मतलब भाषा सिखाएंगे? तो इट वॉज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो मीनिंग यहाँ पे ही बिकेम डिटरमिन्ड नॉट टू फॉरगेट हिज ओन मदर टंग, कि मैं भी अपनी मातृभाषा को वैसे ही नहीं भूलूंगा जैसे कबूतर को किसी भी लैंग्वेज में बुलवाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज शॉविनिज्म की बात आती है कि यस दे कैन इम्पोज देयर जर्मन लैंग्वेज ओवर अस बट दे कैन नेवर मेक अस टू फॉरगेट आवर ओन मदर टंग।
वो अपनी भाषा थोप सकते हैं, लेकिन हम जो भाषा बचपन से सीखते आ रहे हैं उसको मन से तो नहीं मिटा सकते, उसको नहीं भुला सकते। आगे है, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी मैंने राइटिंग अपने काम के बीच से देखा, my teacher was not so easy, वो थोड़ा सा परेशान थे, and gazing first at one thing then at other, और मेरे टीचर उस कमरे में हर चीज को मानो वॉच कर रहे थे इधर से उधर, as if he wanted to fix in mind just how everything looked in that little स्कूल रूम। मानो यहाँ से जाने से पहले वो इस स्कूल के कमरे में जो जो चीजें हैं उन सब की पिक्चर अपने माइंड में लेके जाना चाहते हैं। फैंसी, इमेजिन, कल्पना करो। For 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से वो एक ही जगह पे थे, with his garden outside, the window, his class in front of him, ये सब चीजें उनके साथ थी, just like that, बिल्कुल वैसे ही थी, without any change. Only the desks and benches had been worn smooth. केवल कुछ चेंजेस आए थे, डेस्क वही थे, लेकिन जो डेस्क थे वो थोड़े से घिस गए थे, चिकने हो गए थे, ठीक है। The walnut trees in the garden were taller. जो वॉलनट अखरोट के पेड़ उन्होंने उगाए थे वो वही थे, बट उनमें चेंजेस क्या था कि वो बड़े हो गए थे। And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और वो जो बेल, एक तरह से अंगूर की बेल या जो भी बेल उन्होंने लगाई थी, वो ट्वाइन यानी डबल होके अब मतलब पेड़ के साथ साथ ऊपर रूफ तक चली गई थी। तो ये ग्रोथ तो हुआ था, बिकॉज ग्रोथ इज द लॉ ऑफ नेचर। तो कोई भी चीज चाहे वो जो भी है वो ग्रोथ यानी बढ़ती है, लेकिन ये बाकी कोई चेंजेस नहीं आए थे। देन हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इन सब चीजों को छोड़ के जाना उनके लिए कितना बड़ा दुख वाला काम था। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। और ऊपर ही उस कमरे के हमारे क्लासरूम के ऊपर ही वो रहते थे, एज उनका वो एक रेजिडेंस था स्कूल में ही। तो हमें आवाज आ रही थी कि उनकी सिस्टर ट्रंक्स वगैरह सामान को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना था। उनका यहाँ पे कोई काम नहीं था, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ नहीं पढ़ाया जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन आज हमारे टीचर ने काफी पेशेंस दिखाया और हर एक बच्चे को एक एक लेसन उन्होंने सुना। After the writing we had a lesson in history. Then the baby chanted their ba baby, जो भी फ्रेंच लैंग्वेज में उनका अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये सब कुछ किया। And down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. छोटे बच्चों के साथ जब वो अल्फाबेट्स को रिवाइज कर रहे थे, तो बैक बेंचेस पे बैठे हुए जो हमारे बुजुर्ग थे हाउसर, वो भी उन बच्चों के साथ पूरी तन्मय से और पूरी केयरफुली उन वर्ड्स को रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions. आप देख सकते थे जब वो इन अल्फाबेट्स को रिपीट कर रहे थे बच्चों के साथ, तो वो बहुत मतलब he was about to cry, वो रो रहे थे, and tears were rolling out from his eyes, और उनकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और कहते कि उनको इस तरह से देखना, रोते रोते पढ़ना, हमें रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, बट टुडे हंसने से ज्यादा हमें उनके ऊपर काफी दया आ रही थी। ओह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। कहते कि मुझे अपना वो आखिरी चैप्टर कितना अच्छे से याद हुआ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। नाउ इट वाज नून टाइम और चर्च की बेल ने, घंटे ने 12 बजाए। देन द एंजेलस, एंजेलस होता है क्रिश्चियन लोग जो है प्रेयर होती है, और फिर दोपहर की प्रार्थना हुई, प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द क्रिश्चियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी 12 बजे और प्रेयर के साथ ट्रम्पेट्स यानी बिगुल बजे किनके, क्रिश्चियंस के जो अभी तक सीमा पे थे हमारे विलेज के। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अब वो अपने मार्च पास से हमारी तरफ आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज हमारे स्कूल की उस कमरे की, उस क्लासरूम की विंडो के पास आवाज आई। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। तो कह रहे कि हमारे टीचर एम हेमल उस आवाज को सुन के एकदम से पीले पड़ गए, कमजोर हो गए। मैंने से लोस्ट इज जस्ट करेज, और एकदम से अपनी चेयर से खड़े हो गए, बिकॉज नाउ इट वाज टाइम टू लीव द स्कूल। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। बेटा ये जो टॉल है यहाँ पे फिजिकली टॉल थोड़ी हो जाता है, हमारी जो हाइट है वो उतनी ही है। टॉल है रेफर्स टू ग्रेट पर्सन। आज मैंने उनको इतना महान टीचर देखा उनके अंदर, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। लंबे हो गए मीन्स टुडे I realized how great my teacher was. My friend said he, but something choked and he could not go on, continue. अब मेरे टीचर ने बोलना शुरू किया, मेरे फ्रेंड्स, लेकिन आगे वो बोल नहीं पाए, उनकी आवाज
रुक गई और फिर उन्होंने क्या किया, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might with the strength, bearing all, collecting his all strength, और फिर उन्हें ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े और एक चौक का पीस लिया और पूरी ताकत हाथ लगाते हुए, उन्होंने अपनी ताकत लगाते हुए he wrote as large as he could, उन्होंने इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा जितना वो लिख सकते थे, वाइड लव फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अलविदा फ्रेंड्स। ये फ्रेंच एक तरह से एक्सप्रेशन है। Then he stopped and leaned his head against the wall, और उसके बाद वो एकदम से रुक गए और इस तरह से अपने सिर को लगा के सपोर्ट लेके ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो गए। And without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। तो फिर उन्होंने कहा कि एक इशारे के साथ, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंस अ वर्ड, वो इतना डिप्रेस हो चुके थे, उन्होंने कहा कि बच्चों स्कूल डिसमिस हो गया है, आप लोग जा सकते हो। तो दिस वॉज द लास्ट लेसन एंड इट वॉज वेरी इमोशनल, इट क्रिएट्स इमोशन, हम इसको ऐसा कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस चैप्टर के साथ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर and I would like you to go through this video and learn it very well. So thank you.